मैं अपनी उदाहरण देता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में आकर लखनऊ में बस गया हूँ। आज तक मेरे पास उत्तर प्रदेश का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है। कल को अगर एनपीआर एनआरसी में मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे पास जो भी कागजात है, मेरे सारे पैदाइश के जो कुछ भी है, वो सारे के सारे पंजाब के हैं। तो मुझे इस बात का डर है कि मैं भी एनआरसी के बाद मैं बाहर रह जाऊंगा। जब मेरे जैसा एक आईपीएस लेवल का अफसर ये खतरा महसूस करता है, तो एक आम नागरिक है जो अनपढ़ जनता है, दलित है, आदिवासी है, दूसरे पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके पास तो कोई कागज नहीं है। अगर आपके पास जमीन है तो आपके पास हो सकता है कि आपका कोई जति पुश्तैनी जमीन के कागजात हो, परंतु अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपकी झोपड़ी भी आपकी अपनी नहीं, तो आप कौन सा सबूत पेश करें। इसलिए 72 बैच का आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में रहा हूँ। मैं 32 साल तक वहाँ मैंने सर्विस की और आईजी के पद से मैं रिटायर हुआ। अभी 20 दिसंबर को मुझे ये जो नागरिकता संशोधन कानून है उसका विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था और मैं लगभग 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद 7 जनवरी को रिहा होकर आया हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दलित आदिवासी भी ये नागरिकता संशोधन कानून एनपीआर और एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हैं और उन्हें क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो नागरिकता संशोधन कानून है उसमें फिलहाल तो एक बात ये आ रही है कि वो धर्म के आधार पर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ भेदभाव करता है। सरकार कह रही है कि हम तो नागरिकता दे रहे, हम किसी की नागरिकता ले नहीं रहे। देखने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है, पर इसके पीछे बहुत कुछ दूसरी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक ही समय में फर्ज करो जो रिफ्यूजीज आए हैं, आप इस नए कानून में उनमें से कुछ लोगों को नागरिकता देंगे, दूसरे लोगों को आप धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप नए कानून के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार जो कुछ रिफ्यूजियों को दे रहे हैं, वही अधिकार आप दूसरे रिफ्यूजीज का छीन रहे हैं। तो ये सरकार की ये बात जो है सरासर झूठ है। अब दलित आदिवासी इससे क्यों डरते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब असम में एनआरसी ऑपरेशन चल रहा था, मैं एक टीम के साथ वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए गया था। वहाँ मैंने देखा था कि जो आखिरी दौर में 19 लाख लोग जो बाहर रहे, एनआरसी रजिस्टर से बाहर रहे, उसमें 14 लाख जो हिंदू हैं, उसमें सबसे बड़ी आबादी दलित आदिवासियों की है। वो दलित आदिवासी कौन है? वो ज्यादातर राजवंशी कम्युनिटी के हैं। राजवंशी कम्युनिटी के लोग बंगाल में और दूसरे राज्यों में दलित कैटेगरी में आते हैं, परंतु असम में उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। उनको वो जो दलित वाली कैटेगरी देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। तो असम का तजर्बा दर्शाता है कि एनआरसी में दलित ही सबसे ज्यादा एनआरसी के बाहर रहे। तो अब आगे जब ये जो आपका एनपीआर होगा और एनआरसी होगा, इसमें भी बिल्कुल वही होगा, मेरा पूरा दावा है। क्योंकि जैसे वहाँ पर लोग डॉक्यूमेंट पेश ना करने के कारण या ना होने के कारण एनआरसी से बाहर रह गए, बिल्कुल उससे भी बुरी स्थिति यहाँ पर होगी। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि गांव के लोगों के पास कितने डॉक्यूमेंट होते हैं। और दूसरा ये भी है कि दलित आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो रहने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा। असम में मैंने ये देखा है कि वहाँ पर यूपी और बिहार के जो लोग वहाँ पर 50-60 साल से रह रहे थे, वो सारे के सारे एनआरसी रजिस्टर के बाहर हो गए, क्योंकि उनके पास असम के नागरिक होने का कोई सबूत नहीं था। इसी प्रकार से बहुत से लोग इसीलिए रहे कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो जब ये एनपीआर और एनआरसी होगा तो दलितों आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या जो है वो इस रजिस्टर के बाहर रह जाएगी, फिर उनको डिटेंशन सेंटर्स और जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए दलित इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो नागरिकता कानून है ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और धर्मनिरपेक्षता के जो हमारा सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज ये सरकार जो है वो मुस्लिमों के मामले में समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, कल वो दूसरों को कानून लाके जो दलित आदिवासी है उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी। तो दलित आदिवासी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है, योगी सरकार, उससे पहले वाली जो सरकारें हैं, इन्होंने जो एक फॉरेस्ट राइट एक्ट बना था, वनाधिकार कानून बना था, उसको जानबूझ के लागू नहीं किया।
मैं उत्तर प्रदेश में मैं राजनीति में भी हूँ। मेरी पार्टी ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट है, मैं उसका नेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं उस पार्टी के बैनर तले 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ। और जहां से मैं चुनाव लड़ा हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जिले में, वो दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उनकी आबादी वहां पर 40% है। वहां पर क्या हुआ, ये जो वनाधिकार कानून 2006 में लागू हुआ, 2006 में बना, 2008 में लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो जानबूझकर दलित आदिवासियों को जमीन नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में उस समय मायावती की सरकार थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मायावती अपने आप को दलितों की मसीहा कहती है, पर मायावती ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में जो आदिवासी थे उनके दावों में से 81% दावे जो है मायावती के दौर में रद्द कर दिए गए। उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट 3 बार गए, वहां से आदेश कराया। समाजवादी सरकार आई कि आप दावों में अपील सुनिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार आई, उन्होंने आते ही आदेश कर दिया कि जितने अवैध कब्जे हम सब खाली कराएंगे। और इसमें यह कहा गया कि जिन आदिवासियों दलितों के दावे ये रद्द हो गए वनाधिकार के, सबको बेदखली कर दी जाएगी और 2017 में बेदखली होगी। हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाके स्टे करवाया और अब सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोगों ने स्टे करवाया और जो दावे रद्द हो चुके हैं उन सारे दावों की दोबारा सुनवाई हो रही। तो जब एक कानून होने के बावजूद जो कि आपको जमीन का अधिकार देता है, वो जैसे आपके मनरेगा में मजदूरी आपका अधिकार था, इसी प्रकार से जो जमीन आपके कब्जे में है, अगर आप साबित कर देते हैं तो आपके कब्जे में है, तो वो जमीन अधिकार के तौर पे आपके नाम पर दर्ज हो जानी चाहिए। तो ये सरकारों ने ये उनको आदिवासियों को जमीन नहीं दी है। जो दलित भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, उनको भी वनाधिकार में जमीन नहीं दी गई। तो जब इतना होने पर भी सरकार ने उनको जमीन नहीं दी, जब NPR NRC हो जाएगा तो तब उनको कहाँ जमीन मिलने वाली है। और NRC में एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि मैंने सामने देखा, वहां वो पुलिस को अधिकार दे देती है कि वो अगर आपकी नागरिकता डाउटफुल है तो आपका जो वोटर रजिस्टर है, सूची है, उसके सामने वो डी लिख देती है। वहां असम में ये हुआ, डी लिखने का मतलब है डाउटफुल सिटीजनशिप। और जैसे ही डी आपके नाम के सामने लिख दिया जाता है, आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाता है और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपनी नागरिकता सिद्ध करिए। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है तो जो आरोप लगा रहा है, अगर पुलिस लगा रही है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके खिलाफ सबूत पेश करे। परंतु डी लिख जाने के बाद वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि आप अपने कागज लेके जाइए, आप सिद्ध करिए कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। परंतु कितने लोग हैं गांव के, मैं जानता हूं, जो कि ऐसे कानून, ऐसे कागजात पेश कर पाए। मैं अपनी उदाहरण देता हूं, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश में आकर लखनऊ में बस गया हूं। आज तक मेरे पास उत्तर प्रदेश का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है। कल को अगर NPR NRC में मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे पास जो भी कागजात है, मेरे सारे पैदाइश के जो कुछ भी है, वो सारे के सारे पंजाब के हैं। तो मुझे इस बात का डर है कि मैं भी NRC के बाद मैं बाहर रह जाऊंगा। जब मेरे जैसा एक IPS लेवल का अफसर ये खतरा महसूस करता है, तो एक आम नागरिक है जो अनपढ़ जनता है, दलित है, आदिवासी है, दूसरे पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके पास तो कोई कागज नहीं है। अगर आपके पास जमीन है तो आपके पास हो सकता है कि आपका कोई जति पुश्तैनी जमीन के कागजात हो, परंतु अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपकी झोपड़ी भी आपकी अपनी नहीं, तो आप कौन सा सबूत पेश करें। इसलिए आज पूरे देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो CAA कानून आया है इसके खिलाफ है, और इसके बाद जो NPR NRC होने वाला है उसके खिलाफ है। अभी तक हम सब लोग, बाकी सारे जो भाई हैं, उनके साथ मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष किए और हम लड़ रहे, और उसी लिए मैं 3 हफ्ते जेल में रह के आया हूँ। तो हमारा ये कहना है कि हम जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जो है, सारे भारत के नागरिक जो इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, जो संविधान को रोने जाने के से डरे हुए हैं, समानता के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का उल्लंघन किए जाने पर डरे हुए, हम सब उनके साथ है, हमारी सॉलिडरिटी उनके साथ है। हम आखिरी दम तक इस काले कानून के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक ये वापस नहीं हो जाता तब तक हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसमें शामिल होंगे।